डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की ये हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। युवाओं को बताया राष्ट्र की प्रगति और सफलता की नींव। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वदेशी शोध संस्थान के विजन ऑफ भारत 2047 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, एक समय था जब हम अपनी जनता का पेट भरने के लिए अमेरिका से निम्न स्तर का गेहूं लेने के लिए मजबूर थे, लेकिन आज देश में भरे हुए हैं अन्न के भंडार। मध्य प्रदेश विदिशा जिले के कलेक्टर ने किसानों को नरवाई नहीं जलाने का दिया संदेश। खेत में चलाया रोटावेटर। नरवाई को जलाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं कई कदम। भीषण गर्मी और हरे चारे के अभाव के चलते पशुओं में देखने को मिल रहा है कर्रा रोग। राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने कहा, कर्रा रोग से गौवंश की रक्षा के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य करें अधिकारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेले का 15वां संस्करण था। देश भर में कुल 47 जगहों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला शुरू होने के बाद से केंद्र सरकार ने 10 लाख से ज्यादा स्थायी सरकारी नौकरियां दी हैं। केंद्र सरकार की ये पहल रोजगार सृजन, नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने युवाओं का देश की आर्थिक प्रगति और आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन ही राष्ट्र निर्माण को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने नवनियुक्तों से नागरिक देवो भवः का मंत्र अपनाने का आह्वान किया। आपके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है। आपका पद भारत के हर नागरिक की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विसेज डे पर मैंने एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था कि हम सरकार में जितने भी लोग हैं, हमारे लिए तो एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए और वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक की सेवा ही आपके लिए, हम सब के लिए देव पूजा के समान है। मैन्युफैक्चरिंग, डेटा इनोवेशन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां देश के युवा अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रख रहे हैं। भारत अब युवाओं को हर एक क्षेत्र में अवसर दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन बाद ही मुंबई में आयोजित होने और साथ में वेब सम्मेलन एआई और इमर्जिंग मीडिया के क्षेत्र में युवाओं को एक मंच देगा। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का
अभूतपूर्व अवसर है। मध्य प्रदेश में फसल अवशेष यानी कि नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान को बताने के साथ ही नरवाई को खेत की मिट्टी में मिलाने से होने वाले फायदों को बताने के लिए विदिशा जिले के कलेक्टर ने खेत में रोटावेटर चलाया। रबी फसलों की कटाई के बाद किसानों द्वारा खेतों में शेष रह गए अवशेषों यानी कि नरवाई को जलाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर गुप्ता ने विदिशा के तहसील के ग्राम वन में प्रगतिशील किसान के खेत में पहुंचकर गेहूं की फसल की कटाई के उपरांत खेतों में खड़ी नरवाई को देखा और खेतों में आग नहीं लगाने का संदेश किसानों को दिया। इसके बाद ट्रैक्टर में सवार होकर खेत में ट्रैक्टर चलाया और पीछे लगे रोटावेटर से नरवाई को हटाने का कार्य तकनीकी रूप से किया। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को नरवाई मिट्टी में मिलाने से होने वाले फायदों के बारे में बताया। फसल अवशेष यानी कि नरवाई जलाने से न केवल वायु प्रदूषण होता है बल्कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को भी नुकसान पहुंचता है, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा फसल अवशेष यानी कि नरवाई जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने अब नरवाई जलाने वाले किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से भी वंचित करने का भी निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि आधारित राज्य है। फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने के मामलों में वृद्धि होने से वायु प्रदूषण सहित कई प्रकार से पर्यावरण को बेहद नुकसान हो रहा है। खेत में आग लगाने से जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और भूमि की उर्वरक क्षमता में भी गिरावट आती है। इसके निदान के लिए राज्य सरकार पहले ही नरवाई जलाने को प्रतिबंधित कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिबंध लगाने के बाद भी यदि कोई किसान अपने खेत में नरवाई जलाता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नरवाई जलाने पर संबंधित किसान से अगले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर फसल उपार्जन भी नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 24 अप्रैल के दिन हुई राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, मृदा संरक्षण एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के मद्देनजर राज्य सरकार का ये निर्णय 1 मई से लागू होगा। राजस्थान सरकार ने गायों को कर्रा रोग से बचाने के लिए पशुपालन मंत्री ने बड़े कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। गर्मियों में पशुओं में हरे चारे और फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिसके चलते पशु मृत पशुओं की हड्डी खाने लग जाते हैं, जिससे उनमें कर्रा रोग फैलने की संभावना होती है। इन दिनों कई स्थानों पर भीषण गर्मी और हरे चारे के अभाव के चलते पशुओं में कर्रा रोग देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कई पशुओं की मृत्यु भी हुई है। जिसको देखते हुए राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मरुस्थलीय जिला जैसलमेर में भीषण गर्मी से गायों में फैल रहे कर्रा रोग की रोकथाम एवं बचाव उपायों को लेकर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि कर्रा रोग की वर्तमान में कोई दवाई और वैक्सीन नहीं है, इसलिए उन्होंने सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे अपनी गायों को खुले में नहीं छोड़ें एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कर्रा रोग से गौवंश की रक्षा के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वदेशी शोध संस्थान के विजन ऑफ भारत 2047 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आज वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक समय था जब हम अपनी जनता का पेट भरने के लिए अमेरिका से निम्न स्तर का गेहूं लेने के लिए मजबूर थे, लेकिन आज देश में अन्न के भंडार भरे हुए हैं। हमारा शरबती गेहूं आज दुनिया में धूम मचा रहा है। हमारे खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के खतरों के बावजूद, बढ़ते हुए तापमान और अनिश्चित मौसम के बावजूद भी हमने देश के खाद्यान्न को ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि अपनी जनता का पेट भी भरा है। साथ ही कई देशों को अन्न का निर्यात भी किया है। हम दलहन और तिलहन का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। पहला, उत्पादन बढ़ाना और उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज, कृषि पद्धतियां आदि। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरा, फसलों के ठीक दाम। चौथा, नुकसान की भरपाई। पांचवा, खेती का विविधीकरण और छठा, प्राकृतिक खेती।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि 1 करोड़ किसानों को सेंसिटाइज किया जा रहा है और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम लगभग 1500 क्लस्टर में 7.5 लाख किसानों तक प्राकृतिक खेती को ले जाएं ताकि ये किसान अपने खेत के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती को प्रारंभ करें। हम सभी को धरती को भी कीटनाशकों से बचाना होगा। कीटनाशकों के कारण कई पक्षियों का नामो निशान ही मिट गया है और नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं। गोरखपुर जनपद के सभी 20 ब्लॉक के 400 ग्राम पंचायतों में 40,000 किसानों के खेतों की मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाने का दूसरा चरण शुरू हो गया है। उप कृषि निदेशक धनंजय सिंह ने गुरुवार को खोराबार ब्लॉक के ग्राम जंगल अयोध्या प्रसाद में किसान कृष्णा नंद पांडे के खेत से मृदा नमूना जमा किया और इस दौरान जिला कृषि अधिकारी, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी और सहायक निदेशक मृदा परीक्षण गोरखपुर मंडल भी उपस्थित रहे। कृषि सखी सरस्वती देवी के मृदा नमूने लेने में सहयोग के साथ किसानों को मृदा स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक किया गया। उप कृषि निदेशक ने बताया कि तीसरा चरण 29 अप्रैल से शुरू होगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने हरियाणा में सोनीपत में सुफलम 2025 के दूसरे आयोजन का उद्घाटन किया। यह आयोजन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निफ्टेम कुंडली के सहयोग से संस्थान परिसर में किया गया। ये 2 दिवसीय सम्मेलन एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और सहयोग के माध्यम से भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत बनाना है और ये आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किया। उन्होंने भारत के युवाओं को सशक्त बनाने और देश को खाद्य नवाचार में वैश्विक स्तर पर शीर्ष रूप से स्थापित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया। चिराग पासवान ने कहा, भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, हमें बस अपने युवाओं को सही कौशल प्रदान कर इसका बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनंत अवसर हैं और केंद्रित नवाचार के साथ हम न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर खाद्य क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। नवाचार और क्षमता निर्माण की ये यात्रा न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी बल्कि देश भर में रोजगार के व्यापक अवसर भी पैदा करेगी। मंत्रालय भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने, किसानों को सशक्त बनाने और हर कदम पर उद्योग को सहारा देने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सुब्रत गुप्ता ने अपने संबोधन में खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने और खाद्य उत्पादकता में सुधार लाने के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि भारत में 17 करोड़ जनता को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में मदद मिली है। विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि भारत ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ी प्रगति हासिल की है। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा कि 2011 और 2023 के बीच 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में बड़ी मदद मिली है और एजेंसी के आंकलन के मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले की संख्या 2011 और 12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% पर आ गई है। गरीबी रेखा की परिभाषा के मुताबिक $2.15 प्रतिदिन पर गुजर बसर करने वालों को अत्यधिक गरीब माना जाता है। ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़ा 2022-23 में 2.8% और शहरी इलाकों में 1.1% का है। गांवों और शहरों के बीच गरीबी की खाई में हर साल 16% की गिरावट दर्ज की गई है और अब ये अंतर 7.7% से घटकर 1.7% हो गया है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जो न केवल खनिज संसाधनों में समृद्ध है बल्कि अब औद्योगिक विकास की नई उड़ान भरने को तैयार है। राज्य सरकार की नई पहल अब श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ निवेश के नए रास्ते भी खोल रही है। देखिए छत्तीसगढ़ से सोमेश पटेल की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के हित में उठाया ऐतिहासिक कदम। श्रमिकों को फैक्ट्री परिसर में ही मिलेगा घर, बढ़ेगी कार्यक्षमता और औद्योगिक निवेश।
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में हुआ संशोधन। औद्योगिक भूमि के 15% हिस्से में गैर औद्योगिक गतिविधियों के लिए होगा उपयोग। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। ये संशोधन औद्योगिक इकाइयों के लिए पट्टे पर दी गई भूमि के उपयोग और औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिक आवास निर्माण को लेकर नए अवसर प्रदान करता है। इस कदम को राज्य की औद्योगिक नीति को और अधिक निवेशक अनुकूल बनाने और स्थानीय श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। संशोधन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए आवास निर्माण की अनुमति है। ये कदम न केवल श्रमिकों को बेहतर रहन सहन की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की उपलब्धता को भी बढ़ाएगा। इससे श्रमिकों को कार्यस्थल के नजदीक रहने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी यात्रा लागत और समय की बचत होगी। सरकार के द्वारा किया गया संशोधन एक अनोखा पहल है। इससे पास होने से काम पर जाना आसान होगा। नई औद्योगिक नीति को लेकर औद्योगिक विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न केवल इंडस्ट्री को लाभ होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ एक आदर्श औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित होगा। साथ ही 15% भूमि के नियमितीकरण और श्रमिक आवास निर्माण की अनुमति से न केवल उद्यमियों को लाभ होगा, बल्कि श्रमिकों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। औद्योगिक भूमि विकास एवं प्रबंधन नियम 2015 में किए गए संशोधन से छत्तीसगढ़ को और आकर्षक निवेश प्राप्त होगा। इससे उद्योग परिषद के अंदर 15% भूमि के नियमितीकरण से कर्मचारियों को और ज्यादा सुविधाएं प्राप्त होंगी। साथ ही श्रमिकों को आवास एवं अन्य आधारभूत संरचना प्राप्त होगी। श्रमिक आवास और औद्योगिक विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में आवास सुविधा से शहरी क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव कम होगा, क्योंकि श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्रों में ही रहने का विकल्प मिलेगा। ये सुविधा न केवल श्रमिकों के लिए लाभकारी होगी, बल्कि उद्यमियों को भी स्थिर और समर्पित कार्यबल उपलब्ध कराएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस संशोधन को विकसित छत्तीसगढ़ के विजन का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उद्योगों को बढ़ावा देना, साथ ही श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन राज्य के औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 15% भूमि के नियमितीकरण और श्रमिक आवास निर्माण की अनुमति से न केवल उद्यमियों को लाभ होगा, बल्कि श्रमिकों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर एक ऐसा राज्य जो अब औद्योगिक विकास के एक नए युग की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार की नई पहल न केवल श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी, बल्कि निवेशकों के लिए भी संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एग्मार्कनेट के मुताबिक पंजाब की गढ़शंकर मंडी में लहसुन के कारोबार में बढ़त का रुख देखने को मिला। यहाँ 24 अप्रैल को लहसुन का भाव था 6,000 रुपए। 25 अप्रैल को लहसुन का भाव 1,000 रुपए उछलकर 7,000 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 24 अप्रैल को लहसुन का भाव 200 रुपए चढ़कर 6,800 रुपए से 7,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 24 अप्रैल को लहसुन का भाव रहा 5,100 रुपए। 25 अप्रैल को इसमें 100 रुपए की तेजी आई और भाव 5,200 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 24 और 25 अप्रैल को लहसुन का भाव 8,000 रुपए पर बरकरार रहा। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है।
भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 साल के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा और निर्यात का आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को गोहाना, जोधपुर और सूरत मंडी में प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए, जबकि तुलसीपुर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्मार्क नेट के अनुसार हरियाणा की गोहाना मंडी में प्याज का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 24 अप्रैल को प्याज का भाव था 700 रुपए, 25 अप्रैल को प्याज का भाव 300 रुपए उछलकर 1,000 रुपए हो गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 25 अप्रैल को प्याज का भाव 100 रुपए चढ़कर 700 रुपए से 800 रुपए हो गया। गुजरात की सूरत मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 24 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 1,050 रुपए, 25 अप्रैल को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 1,100 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 अप्रैल को प्याज का भाव था 1,540 रुपए, 25 अप्रैल को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 1,530 रुपए पर हुए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए मध्य महाराष्ट्र के किसान मूंगफली की फसल में हल्की सिंचाई कर लें। साथ ही यहां के किसान गन्ने की फसल में भी अभी के समय ड्रिप विधि से सिंचाई कर लें। मध्य महाराष्ट्र के किसान बढ़ते तापमान में नई लगी सब्जियों का विशेष ख्याल रखें। जहां तक संभव हो सब्जियों को छाया प्रदान करें। वहीं कोंकण के किसान धान की कटाई कर लें। यहां के किसान अभी के समय मूंगफली की खुदाई भी कर सकते हैं। वहीं मराठवाड़ा के किसान हल्दी की खुदाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुखाकर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। मराठवाड़ा के किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली की फसल में सिंचाई कर लें। वहीं गुजरात के किसान शुष्क और गर्म मौसम को देखते हुए फलों और सब्जी फसलों में सिंचाई करें। किसान भाई सिंचाई सुबह और शाम के समय ही करें। वहीं कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क क्षेत्र में बढ़ते तापमान को देखते हुए गन्ना, तिल, हरा चना, काला चना,
तरबूज और ककड़ी जैसी फसलों में सिंचाई करें ताकि फसल सुरक्षित रहे और उपज का नुकसान न हो। किसान भाई लंबी अवधि की फसलों के लिए खेत की मिट्टी में नमी बनी रहे, इसका खास ख्याल रखें। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में तिल की कटाई करें। साथ ही कम वर्षा वाले क्षेत्र में मक्का की कटाई कर लें। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। यहाँ के किसान बढ़ते तापमान के कारण सुबह या शाम के समय बागवानी फसलों और सब्जियों की सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 21वां एपिसोड होगा। सेना ने कुलगाम के मतलहामा में गनई के घर को सेना ने विस्फोट पर ध्वस्त कर दिया। गनई 2023 से आतंकी रैंकों में सक्रिय है। गुजरात पुलिस ने घुसपैठिए के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। गुजरात के अहमदाबाद में 450 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं सूरत में 150 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के दृष्टिगत केंद्र सरकार के निर्देश पर यूपी में रह रहे पाकिस्तानी लोगों को वतन वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी क्रम में 8 पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया गया है। बिहार के बोध गया में वैश्विक एकता और करुणा का प्रदर्शन करते हुए लोगों ने मोमबत्ती जलाकर पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सेकिया ने राज्य में आगामी पंचायत चुनावों के लिए असम बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।